આપણે જતા હોય તો નોર્મલ કામ માટે તો હવે એપ અને મીડિયમ हरि ओम सोमानो स्वरानं गृह्णाति ब्राह्मणस्पते मंच पर उपस्थित धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। माननीय श्री जी जो बड़ोदा चढ़ते मोटी कुर्सी ऊंची करे जे भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं।
अपने सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। अपने उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने असंख्य यातनाएं झेली लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। अपने उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने जजिया दिया और भी तरह तरह की समस्याएं झेली। और उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूं जिसके कारण आपका नाम आज भी आपके नाम के साथ पटेल लगा हुआ है और मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय लगा है, आपके साथ भट्ट लगा हुआ है, आपके साथ अलग अलग हिंदू नाम लगा हुआ है। उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करिए। आज अगर हम हिंदू हैं उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। किसका योगदान है? इसलिए अपने पूर्वजों को याद करिए। मुझे लगता है भीड़ ज्यादा हो गई है, 1 घंटे संवाद करना है। ये जो जगह खाली है, जो घुटने से बैठ सकता है, जिसका घुटना ठीक है, पैंट टाइट नहीं है, ऊपर आके बैठ जाए। आ जाओ फटाफट ऊपर आ जाओ। ऊपर पैंट फटने ना पाए ध्यान रखना पड़ेगा। आ जाओ। मंच केवल वक्ता के लिए थोड़ी होता है, सबके लिए होता है। आ जाओ, इधर भी आ जाओ, इधर भी बैठो, इधर भी बैठो। नमस्ते। जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ। पीछे वाले 1 घंटे से बैठे हुए, थोड़ा अगर खड़े हो के अपनी स्ट्रेचिंग करना है तो कर सकते भाई। जरा सबको ले लो ऊपर, जल्दी 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 ले लो, देर मत करो। वो सबसे पहले आदरणीय बड़े भाई भार्गव भट्ट जी को आपको धन्यवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपने मुझे बुलाया। शकुंतला बहन जी ने बहुत अच्छा स्वागत भाषण दिया। कृष्णा भाई भावे जी ने बहुत अच्छा गीत गाया। भरत भाई खोड़े जी बैठे हुए हैं। जे पटेल साहब कर्णावती से आए हुए हैं। नलिन पटेल साहब बैठे हुए हैं। सामने बैठे बहुत सारे लोगों को मैं बाई फेस जानता हूं। कुछ लोगों से पहले मिल चुका हूं, कुछ लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से देखा हुआ है। कई बार मेरे सहायक मुझे दिखाते रहते हैं फेसबुक पे, जब आप लोग कमेंट वगैरह करते हैं दिखाते हैं कि देखिए ये वहां से कमेंट आया, वहां से कमेंट आया। रमेश भाई जोशी जी भी आए होंगे, कर्णावती से आए होंगे, वो भी बैठे हुए हैं उधर। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम कराते रहते हैं। गुजरात में करीब 10 से ज्यादा कार्यक्रम कराया उन्होंने। मिठाई तो आप लोग बहुत खाते हैं, हर चीज में ही खाते हैं, लेकिन मिठाई से क्या होता है? तो थोड़ी कड़वी बात कर ली जाएगा 1 घंटे तक। तो पहले तो ये बताओ, इसमें जितने लोग आए हो, इसमें से कितने लोगों की शादी हो चुकी है? अब ईमानदारी से ये बताओ, जिनकी शादी हुई उसमें से कितने लोग जोड़े से, कितने लोग अकेले आए हैं? और नीचे हाथ करो। अब कितने लोग जोड़े से आए हैं? अरे भाई, ऐसे कार्यक्रम में अकेले मत आया करिए। हमारे कार्यक्रम में तो अकेले बिल्कुल मत आया करिए, और परिवार को लेकर आया करिए, बच्चों को लेकर आया करिए, बड़ा आवश्यक है। मैं बाहर वालों को भी धन्यवाद दूंगा जो बाहर बैठे हुए हैं। अब तो स्टेज भी भर गया, उनको भी नहीं बुला सकते, उनको बैठाएंगे कहाँ यहाँ पे। आप लोग गुजरात में बिजनेस व्यापार बहुत होता है, तो बिजनेस व्यापार में एक हम टर्म यूज करते हैं, रिस्क असेसमेंट। वकालत मैंने बाद में किया, पहले मैं इंजीनियर था।
और मैं मारुति में था, तब वो गवर्नमेंट की कंपनी हुआ करती थी। मैंने जापानियों के साथ रिस्क असेसमेंट बहुत सीखा, तो आज यही थोड़ा रिस्क असेसमेंट करते हैं। जिन्ना की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? जोर से बोलिए जरा। अगले 1 घंटे ऐसे ही चलेगा। आपको तेज तेज बोलना है, अपने जो मन में आए उत्तर दीजिए, लेकिन उत्तर इतना तेज दीजिए कि आपकी आवाज यहां तक आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली साउंड यहीं से रिकॉर्ड हो रहा है। तो जिन्ना की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? औरंगजेब की संख्या बढ़ रही है, घट रही है? तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? लफ्ज़ जिहाद बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो खतरा बढ़ रहा है कि नहीं? 1000 बेटियां प्रतिदिन लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। धर्मांतरण बढ़ रहा है या घट रहा है? खत्म तो नहीं हुआ ना, रुका तो नहीं ना, बढ़ रहा है कि नहीं? 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? तो घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? मैंने 2017 में PIL फाइल किया था कि 5 करोड़ आ चुके हैं, अब तो उनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है। और भारत का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं पहुंच चुके हैं। आपके वडोदरा में जाके देखिएगा, रेलवे लाइन के किनारे, एयरपोर्ट के किनारे या जो और खाली जमीनें होंगी, वहां बस्ती बस चुकी है। ड्रग्स जिहाद बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और आज की जो नई बात आपको बता दूं, ड्रग में नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है, बाजपन की दवाई मिलाई जा रही है। ये बहुत बड़ा खतरा है ये। और जनसंख्या विस्फोट खत्म हुआ क्या? जनसंख्या विस्फोट के कारण रेशियो चेंज हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। पता करना है तो मैं बहुत सिंपल फार्मूला बताता हूं। अपने म्युनिसिपल वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए, और अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट कंपेयर कर लीजिए। यानी 2024 में जब चुनाव हुआ तो वोटर लिस्ट अपडेट हुई है, इस वाले वोटर लिस्ट में हिंदू और कन्वर्टेड हिंदू का क्या रेशियो है, उसको 99 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय हिंदू और कन्वर्टेड हिंदू में क्या रेशियो था, उसको चेक कर लीजिए। तो लफ्ज़ जिहाद बढ़ रहा है, लैंड जिहाद बढ़ रहा है, ड्रग्स जिहाद बढ़ रहा है, घुसपैठ जिहाद बढ़ रहा है, जनसंख्या जिहाद बढ़ रहा है, पत्थरबाजी बढ़ रही है, बाबर की संख्या बढ़ रही है, औरंगजेब की संख्या बढ़ रही है, तुगलक की संख्या बढ़ रही है। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसलिए कहा था अगले 1 घंटे तक मिठाई नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई, क्योंकि मीठा झूठ बोलने के लिए बहुत लोग हैं। सवाल ये, इसका समाधान क्या है? रुकेगा कैसे? जो समस्या भारत में है ये चीन में है क्या? जापान में है क्या? सिंगापुर में है क्या? अरे बाकी तो छोड़ो, दुबई में नहीं है। दुबई में हिंदू 10% से कम है, और उत्तर प्रदेश के संभल में भी हिंदू 10% है। आपने अगर होली के दिन विजुअल देखा होगा तो संभल में बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस लगाना पड़ा था होली खेलने के लिए, और कितने हिंदू हैं? 10%। और दुबई में भी धूमधाम से होली हुई, पुलिस लगाना पड़ा क्या? दुबई वाले भारत शिफ्ट हो रहे हैं या भारत वाले दुबई शिफ्ट हो रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब भारत के बड़े व्यापारियों को, मारवाड़ियों को, गुजरातियों को, अग्रवाल को, माहेश्वरी को भारत असुरक्षित दिखता है, दुबई सुरक्षित दिखता है। क्यों? अंतर जानते हैं?
क्योंकि हम श्री राम की पूजा करते हैं और दुबई में राम नीति लागू है, और राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। हम कृष्ण की पूजा करते हैं और दुबई में कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाचरे। यही अंतर है। तो करना क्या होगा? व्यवस्था बदलना होगा। राम मंदिर के साथ राम नीति लागू करना होगा। मथुरा में मंदिर बनाने के साथ साथ कृष्ण नीति लागू करना पड़ेगा। औरंगजेब को, बाहर घूम रहे औरंगजेब को जेल में डालना पड़ेगा। बाहर घूम रहे जिन्ना को जेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर रहेगा तो समाज को भी खराब करेगा और जनसंख्या भी बढ़ाएगा, और जिन्ना का बच्चा भी जिन्ना ही होगा। नागपुर में हिंदू कितने हैं? 90% है ना, 90%। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है और कर्म भूमि है और जन्मभूमि है। दुनिया में सबसे तेज गति से सड़क बनाने वाले रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी की गृह क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी है। दुनिया के सबसे बड़े अनुशांसिक संगठन आरएसएस का मुख्यालय है। डॉक्टर हेडगेवार जी की कर्मभूमि है, वीर सावरकर जी की कर्मभूमि है, बाबा साहब अंबेडकर जी की कर्मभूमि है, गुरु गोलवलकर जी की कर्मभूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की कर्मभूमि है। और दंगा हुआ कि नहीं हुआ? गाड़ियां जली कि नहीं जली? किसकी जली? 90% वालों की। दुबई में गाड़ी क्यों नहीं जलती? दुबई में दंगा क्यों नहीं होता? वहां तो हिंदू 10%। इस पर चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वही बात आ गई, राम मंदिर के साथ साथ राम नीति लागू करना पड़ेगा और कृष्ण मंदिर के साथ साथ कृष्ण नीति सठे साठ्यम समाचरित लागू करना पड़ेगा। मेरे हाथ में एक कानून है, आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मैं कई बार कह चुका हूं, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, और एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो भी भारत टूटा। क्योंकि जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया, और जो काम मुगल और अंग्रेज नहीं कर पाए थे वो सारा का सारा काम कांग्रेस ने संसद में कानून बना के किया। नागपुर में दंगे का मूल कारण क्या है? कि कुछ लोग औरंगजेब की कब्र बनाए, कब्र बना के सिंबॉलिकली कब्र बनाई और कब्र बना के खोद दिया, खोद के वहां आग लगा दिया। वहशी दरिंदों की कब्र भारत में होना चाहिए क्या? कांग्रेस ने 1958 में कानून बनाया था, उसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, और वो बना के उसने सारे वहशी दरिंदों के मकबरों को, सारे उनके कब्रों को, सारे उनकी दरगाहों को, सारे उनकी जो भी निशानियां थी उसको सुरक्षित कर दिया। भारत का संविधान कहता है एक संप्रभु राष्ट्र बनाओ, और जो सरकार के सांसद विधायक मंत्री होते हैं उनको किस लिए वेतन भत्ता मिलता है? संविधान में लिखी हुई बातों को लागू करने के लिए। और संप्रभु का मतलब होता है ना गुलामी का नाम हो ना गुलामी का निशान हो। तो करना क्या था? एक भारतीय धरोहर संहिता बनाना था और सारे गुलामी के नामों निशान मिटा देना था। वो नहीं किया। 1958 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट बनाया, एक एएसआई बनाया, और बना के सारे वहशी दरिंदों की दरगाह, मकबरा, ये वो सबको प्रोटेक्ट कर दिया। और वहां लगभग साल में
5,000 करोड़ रुपए पूरे देश में वैसी दरिंदों की मज़ारों को, कब्रों को सुरक्षित करने में खर्च हो रहा है। और वो जो 5,000 करोड़ खर्च हो रहा है वो किसके पैसे से आ रहा है? जोर से बोलिए जरा। आपके इनकम टैक्स से, आपके जीएसटी से, आपके टोल टैक्स से, आपके रोड टैक्स से, आपके वैट से वैसी दरिंदों की कब्र को सुरक्षित किया जा रहा है। अगर वो कानून नहीं होता तो हमारे देश के बहुत सारे युवा ऐसे ही हैं, ऐसे धीरे धीरे एक एक ईंट उखाड़ते उखाड़ते अब तक औरंगजेब की कब्र खत्म हो चुकी होती। लेकिन कानून बना के प्रोटेक्ट कर दिया, वहां एएसआई खड़ी हो गई, वहां पुलिस खड़ी हो गई और ये कहा अगर कब्र हटाओगे 3 साल की सजा होगी, तो कब्र ज्यों की त्यों है। भारत और चीन में अंतर क्या है? हम 1947 में आजाद हुए और 1958 में कानून बना के गुलामी के नामों निशान को कंटिन्यू किया। और चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ, 1949 में आजाद हुआ। उसने 1 साल के अंदर 1950 आते आते पूरे चीन से गुलामी का नामो निशान मिटा दिया, स्कूल के सिलेबस से हटा दिया। चीन के लोगों को पता ही नहीं कि वो जापान के गुलाम थे। और हम बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं 500 साल इनके रहे, 200 साल इनके रहे। अरे गुलामी का नामो निशान कोई रखने की चीज है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके घर में कोई वैसी दरिंदा आए, आपके माता पिता की हत्या करे, आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करे, आपके घर की नेम प्लेट को बदल के चला जाए, आप उस समय बच्चे थे, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है आपने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब आप बड़े हुए, सक्षम हो गए, इस स्थिति में आ चुके हैं कि उसकी नेम प्लेट हटा देना चाहिए, तो हटाएंगे या कंटिन्यू करेंगे? जोर से बोलिए जरा। आप वैसे दरिंदों की फोटो टांग के वहां माला पहनाएंगे क्या? और भारत में यही हो रहा है और ये करने के लिए कानून बनाया हुआ है। ये कानून हटना चाहिए कि नहीं? हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि गुलामी के नाम हटे, गुलामी का निशान हटे, गुलामी की कुरीतियां खत्म हो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो, गुलामी की शिक्षा बदले, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदले, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदले, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदले, गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदले, गुलामी की चुनाव व्यवस्था बदले, गुलामी की कानून व्यवस्था बदले। याद रखिएगा, ये भारत भगवान श्री राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, भगवान महावीर की भूमि है, गौतम बुद्ध की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, विवेकानंद जी की भूमि है। इसके बावजूद घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, लब जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है और हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। ये जो 3 महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया था, आज ये गुलामी के नामो निशान को मिटाने के लिए दिया था या गुलामी के निशान को कंटिन्यू करने के लिए दिया था? आवाज उठाइए, सबको आवाज उठाना पड़ेगा। इसीलिए हमने तय किया मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट और सैटरडे संडे आपके बीच में। दो 2024 में एक रविवार अपने घर में था क्योंकि दीपावली के बाद भैया दूज थी। 2023 में 2 रविवार अपने घर में था क्योंकि एक रविवार को होली थी, एक रविवार को दीपावली थी। अभी सतत प्रक्रिया हो गई है मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट, सैटरडे संडे आपके बीच में। और वो इसलिए भी कहते नहीं, अवसर अनुकूल हो तो सारे काम कर लेना चाहिए। आज की डेट में अवसर अनुकूल है कि नहीं? थोड़ा सा बोलिए जरा। जो हम चाहते हैं वो आज हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो लेकिन डेमोक्रेसी में डिमांड होती है तब सप्लाई होती है। तो डिमांड करो तो सप्लाई होगी। 1,500 अंग्रेजी कानून खत्म हो गए पिछले 10 साल में।
222 बचे हुए बस अब उनके पीछे पड़े हुए हैं। और ऐसे ही 50 घटिया कानून कांग्रेस ने बनाए हुए हैं। कांग्रेस ने एक भी कानून अच्छे मन से भारत में बनाया ही नहीं, और इसके लिए मैं किसी भी मंच से, किसी भी दिन, किसी भी समय कांग्रेस के किसी भी नेता से खुले बहस के लिए तैयार हूं। मुझे कांग्रेस का कोई नेता एक कानून बताए 50 साल के शासन में कि ये जो कानून था ये हमने भारत की मजबूत करने के लिए, भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए, भारत की परंपरा को मजबूत करने के लिए, भारत की जो डेमोग्राफिक डिसबैलेंस है उसको ठीक करने, एक कानून बता दे। और मैं 50 कानून कई बार बोल भी चुका हूं, शायद मेरे जो लोग यूट्यूब देखे होंगे पता होगा, मैं 50 कानून बता सकता हूं जो भारत कांग्रेस ने संसद में भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए। फिर बात वही नागपुर की। अब ये कानून तो बन गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नाम क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। मोबाइल का नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए इसको बनाया हुआ है। नाम से ही समझ में आ रहा है ना? हाँ। आडू करो लफ्ज़ जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? लेकिन कभी एनएसए लगा क्या? ड्रग्स जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? कभी एनएसए लगा क्या? नहीं। लैंड जिहाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है क्या? कभी एनएसए लगा क्या? घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, कभी एनएसए लगा क्या? नहीं। जानते हैं क्यों?